गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। वी आर लाइव। सर, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं। वेरी गुड, आप लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग सेल पढ़ने वाले हैं ना, सेल। ठीक है भाई, सेल सेल हो रहा था तो हम आज पढ़ेंगे सेल क्या होता है। हाँ, प्रणाम से सबको, सबको गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। ठीक है ना, राधे राधे, हर हर महादेव। ठीक है ना, चलिए अब शुरू करते हैं। सेल। ठीक है भाई, चलिए सेल। अब फटाफट जुड़ जाइए भाई, सब लोग, कितने लोग आ गए हो। ठीक है। ठीक है, चलिए आते हैं सेल पर। यह सेल क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए अब कमेंट बंद कर दो सब लोग। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, हमारी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, राधे राधे। ठीक है। ठीक है, चलो। तो आप लोग अब कमेंट बॉक्स बंद कर दो, बोर्ड पर चले आओ। सेल क्या होता है। सेल एक ऐसा डिवाइस है। सेल क्या है। सेल एक ऐसा डिवाइस है, मतलब ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब सेल क्या करता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है भाई, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है भाई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है सबको। चल, ठीक है, लिखे। चल, आते हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है मेरे बच्चा। ठीक है। ठीक है, बात समझो। सेल क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है। सेल इज द डिवाइस। सेल एक ऐसी युक्ति है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि किसमें बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा भाई, वैद्युत ऊर्जा में। और वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाएगा,
रासायनिक ऊर्जा में। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? सेल के द्वारा। ठीक है भाई, फटाफट नोट करें, आगे चले। तो आप एक लाइन में समझो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? सेल के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। ठीक है मेरे भाई, चलो, दिस इज द लेक्चर नंबर 6। ठीक है, चलो। ठीक है मेरे भाई, चलो। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय मां सरस्वती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक धातु की छड़ होती है। इलेक्ट्रोड एक धातु की छड़ होती है। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई? एक धातु की छड़ होती है जिसे उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। इलेक्ट्रोड क्या है? एक धातु की छड़ होती है जिसे उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जिससे धातु के ऊपर प्लस या माइनस आवेश आ जाते हैं। जिससे धातु के ऊपर प्लस या माइनस आवेश आ जाते हैं और उसी का विपरीत आवेश उस विलयन में आ जाता है, उस लवण में आ जाता है। बात को समझिए, जैसे हम यहाँ पे बना ले, यह देखिए। ठीक है, ठीक है, यह हमारे पास कोई वेसल हो गया। ठीक है, यह हमारे पास कोई बर्तन है। इसमें हम दो धातु की छड़ को डाल दिए। इसमें हमने दो धातु की छड़ को डाल दिया। ठीक है, इसमें हमने दो धातु की छड़ को डाल दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, आ जाओ। तो इसमें हमने दो धातु की छड़ को डाल दिया। ठीक है, आगे देखो, जब हम इस धातु की छड़ में एक विलयन डालते हैं, धातु की छड़ में एक विलयन डालते हैं और यह जो विलयन रहेगा वह लवण होता है किसका? इसी का। सपोज करो कि हमने यह जिंक धातु की छड़ डाली। सपोज करो कि यह हमने जिंक धातु की छड़ डाली है। किसकी छड़ डाली है भाई? जिंक धातु की। तो इसी के लवण का विलयन इसमें डालना पड़ेगा। इसी के लवण का विलयन इसमें डालना पड़ेगा। कहने का मतलब हम इसमें जिंक सल्फेट ले लें। क्या ले लें भाई? जिंक सल्फेट। अब समझो, जब जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डालते हैं, जब जिंक सल्फेट की विलयन में जिंक की छड़ डालते हैं तो जिंक के ऊपर 2 प्लस आ जाता है। तो उसी का विपरीत इस विलयन में क्या आएगा? माइनस आवेश आएगा। समझो आप, जैसे यह ZnSO4 है, जब इसको हम ब्रेक करते हैं किसमें टूटेगा? Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है ना? तो समझो, यह 2 प्लस किसके ऊपर आएगा? जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर। 2 प्लस कहाँ आएगा? नहीं, डायग्राम आपको नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है।
ठीक है। तो ये जिंक 2+ कहाँ आएगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा। SO4 2- तो प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, इस धातु की छड़ के ऊपर। प्लस चार्ज कहाँ पर आएगा, इस धातु की छड़ के ऊपर। माइनस कहाँ जाएगा, या इस विलयन में चार्ज जाएगा, ठीक है ना, इस विलयन में चार्ज आएगा। तो कहने का मतलब है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के ऊपर प्लस आवेश या माइनस आवेश आ जाते हैं और इसका विपरीत आवेश विलयन में जाता है, मतलब लवण में जाता है। इस प्रकार के क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार की छड़ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है भाई मेरे, चलो सर क्लास कब से चल रही है, आपको टाइमिंग हम कितनी बार बता दिए हैं कि सर 6:30 6:30 की टाइम है, ठीक है, 6:30 की टाइम है। चलो भाई आ जाओ, कहते हैं क्या, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो सर कितने लेक्चर में खत्म होगा, बस आज हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो कल वाले में पक्का खत्म हो जाएगा। ठीक है, डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है। तो धातु के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है या फिर क्या आ जाता है भैया, ऋणावेश। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी, ठीक है, हम टाइमिंग सर से पूछ के बता देंगे। जो सर टाइम टेबल क्यों नहीं अपडेट हुआ, तो सर टाइम टेबल क्यों नहीं अपडेट हुआ, अरे होना चाहिए भाई। सर इलेक्ट्रोड सही से लिखे, इलेक्ट्रोड ओके लिख दिए भाई, सॉरी गलती हो गई। ठीक है आगे लिखो, तथा तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं, विपरीत आवेश आ जाते हैं, ठीक ना, क्या आ जाते हैं भाई, विपरीत आवेश आ जाते हैं। विपरीत आवेश आ जाते हैं, इस प्रकार के क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस प्रकार के क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो मैं किसी का नाम अब नहीं लेने वाला हूं, ठीक है, सबका मैसेज आ रहा है, आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें, ठीक है ना। टाइम हमारे पास कम है, हम मैक्सिमम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेबस खत्म हो, आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। यहाँ नाम लेके हम टाइम वेस्ट करने नहीं आते हैं, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है। तो धातु पर क्या आ जाता है मेरे भाई, धातु पर ऋणावेश आ जाता है या फिर धनावेश आ जाता है। और इसी का विपरीत मतलब समान मात्रा में
विपरीत आवेश कहाँ आ जाते हैं, विलयन में। विपरीत आवेश तो विलयन क्या कर रहा है, तथा विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्षण को क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, इसको एनोड। ठीक है भाई, चलो 40% जो क्वेश्चन आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं भाई। 40% मतलब मान के चलो तुम्हारे 70 में 30 नंबर के आसपास आपका इसी से आना है। क्षण नहीं, क्षण होता है, क्षण, रॉड, क्षण भैया, रॉड लिखा है, रॉड। ठीक है, चलो आगे चल रहा है। तो बात समझ में आ गई तनी, बात समझ में आ गई भाई, कि जब किसी धातु की क्षण को, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु के ऊपर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। तो धातु के ऊपर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और विलयन में समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार के क्षण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश होता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, चलो चलो इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो कमेंट, धातु की क्षण, किसी भी प्रकार की क्षण नहीं हमने बोला है, हमने बोला है भैया धातु की क्षण होनी चाहिए। किसकी क्षण होनी चाहिए, धातु की क्षण होनी चाहिए। ठीक है ना, तो धातु का क्षण होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, चलो इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। आगे देखो, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि यह हमारे पास सर कोई विलयन है। ठीक है, यह कोई विलयन है, ठीक है ना, ठीक है, तो इसी में हमने क्या किया है, क्या हो गया, चलो, यह हमारे पास कोई विलयन था, इसी में हमने क्या किया भाई, धातु की क्षण को डाल दिया। ठीक है, यह हमारे पास क्या है, ठीक है, यह हमारे पास क्या है, विलयन है, और इसी में हमने क्या किया है, यह धातु की क्षण को डाल दिया है। हमने कहा कि इसमें जो विलयन डालना है ये इसी के धातु का लवण होना चाहिए। ये जो विलयन हमें डालना है इसी के धातु का लवण होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई, तो अब मान लो कि जो भी इसमें हमें विलयन डालना है
वह इसी धातु का होगा, इसी धातु के लवण का विलयन होगा। क्लियर है? तो हमने बताया कि धातु पर चाहे तो प्लस आयन और चाहे तो माइनस आयन आएगा। धातु पर या तो प्लस चार्ज आएगा या तो माइनस चार्ज आएगा, और इसी का विपरीत कहां पर आएगा मेरे भाई? इसी का विपरीत कहां पर आएगा? चाहे तो इसमें प्लस आ जाए चाहे तो इसी में माइनस आ जाए। तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोड, कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य आवेश का अंतर होने लगता है। विलयन और इलेक्ट्रोड में आवेश स्थानांतरित होने लगते हैं, और जब आवेश स्थानांतरित होते हैं तो एक विभव उत्पन्न होता है। जब आवेश स्थानांतरित होते हैं तो एक विभव उत्पन्न होता है। इसी विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी विभव को क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है? ठीक है भाई, चलो ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है ना? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो ठीक है, इतनी बात सबको। सर इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, अरे इलेक्ट्रोड के प्रकार ही कैथोड और एनोड होते हैं। सर विभव का मतलब विद्युत विभव, सर फिजिक्स में पढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, क्या कर रहे हो? चलो ठीक, तो धातु की छड़ तथा विलयन की सतह, ठीक है ना? अभी डायग्राम बनाते हैं। विलयन की सतह के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विलयन की सतह के मध्य विभवांतर, सतह के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रोड विभव, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझो। हाँ, दोनों के बीच उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझो कि जब हम किसी धातु की छड़ को, समझो ये हो गया। जब हम किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है ना? जब हम किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उनके मध्य क्या होता है? आवेश का स्थानांतरण होता है। इस पे मान लो प्लस तो इस पे माइनस, इस पे प्लस तो इसमें माइनस, इस पे प्लस तो इसमें माइनस। ठीक, आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होता है।
इलेक्ट्रोड और विलयन की सतह के मध्य, इलेक्ट्रोड और विलयन की सतह के मध्य एक आवेश का अंतर आता है जिससे एक विभव उत्पन्न होता है। इसी विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी विभव को क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ क्या होगा भाई? मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलें भाई। चल आगे चलते। तो देखो, अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें पढ़नी है। यहाँ पे विभव कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार। तो इलेक्ट्रोड विभव की बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने टाइप का होगा मेरे भाई? दो टाइप का। ठीक है भाई, दोनों इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड विभव के बीच जो अंतर होता, सॉरी, इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच जो आवेश का अंतर होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो आवेश का अंतर होता है उसकी वजह से एक विभव उत्पन्न होगा जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव मेरे भाई दो प्रकार का होता है। एक होता है अपचयन विभव, एक होता है अपचयन विभव, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा होता है सॉरी, ऑक्सीकरण विभव। सॉरी, चलो मेरे भाई, तो दूसरा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव कितने टाइप के होंगे? यहाँ पे दो प्रकार के, एक अपचयन विभव, दूसरा ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, तो बारी बारी से हम दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो आगे चले भाई। चलो, तो पहली हेडिंग हम लोग लगाते हैं कि अपचयन विभव। अपचयन विभव, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझो। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जब हम किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोते, जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबो देते, ये हमारे पास एक धातु की छड़ हो गई, इसे इसी के विलयन में डुबो देते हैं और हमने मान लिया कि जो धातु की छड़ है ये किसकी है? कॉपर की है। इसे किसमें डुबाएंगे? CuSO4 में। तो CuSO4 की छड़ को, तो कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। ठीक है, क्या होता है? कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में। अच्छा, सपोज कर लो कि अगर मान लो कि हमने यहाँ पे जिंक ले लिया, क्या ले लिया? जिंक की छड़ को ले लिया। यह क्षण किसका ले लिया हमने? जिंक का। तो यह विलयन कौन सा होगा? ZnSO4। बात समझ में आ रहा है? अगर कॉपर की क्षण होगी, ठीक है,
तो अगर कापर की क्षण होगी तो कापर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे, मतलब उसी का लवण विलयन होना चाहिए, उसी के लवण का विलयन होना चाहिए। साल्ट, लवण का मतलब होता है साल्ट, लवण का मतलब होता है भाई साल्ट, ठीक है। अगर जिंक का क्षण है तो जिंक सल्फेट का विलयन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जो धातु रहेगी उसी के सल्फेट के विलयन में से हम डुबो देंगे, जो भी धातु रहेगी उसी के सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। तो क्षण के ऊपर क्या आएगा, प्लस आवेश आएगा या माइनस आवेश आएगा, ठीक है। और विलयन में विपरीत प्रकार का समान मात्रा में आवेश मिलता है, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सर कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, फिर आगे हम बताते हैं। ऑक्सीकरण होता है, एक ठो अपचयन होता है, ठीक है सर, दो चीजें होती हैं। हाँ, यह डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। तो पहले यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, पहले ये दोनों चीजें बात कर लेते हैं। तो सर ऑक्सीकरण पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अरे सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। सपोज करो जैसे हमारे पास एम कोई मेटल है, अब इससे क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पर यह प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो बात समझो, किसी धातु की क्षण से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अपचयन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, है ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या फिर ग्रहण करना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा भाई, अपचयन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास m कोई मेटल है, या n m के पास n प्लस है, या n इलेक्ट्रॉन को जोड़े और बन जाए m, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। अब समझो, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। क्लियर हो गया, सीधे सीधे ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। चल एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे क्या हो, आयरन हो, Fe हो, ये Fe किस में बदल जाए, 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो कहते हैं कि ये क्या हो गया, इनका ऑक्सीकरण हो गया, इनका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। इधर देखो भाई, जैसे कापर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, बदल गया कापर में, तो कहेंगे सर इसका अपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है मेरे भाई। विवेक वर्मान क्या गलत बता रहे हैं भैया, ठीक है। चल चलो भाई, चले, तो इसको हटा रहे हैं ना, ये सब चीजें आप जानते हो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। अब सीधे सीधे हम बात करते हैं, अपने हेडिंग पर आते हैं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव पे। कहाँ पर आते हैं भाई, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव पे आते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, देखो जब किसी धातु की क्षण को, ठीक है, जब किसी धातु की क्षण को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो यदि अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो, किसके कारण, अपचयन के कारण विभव उत्पन्न हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अपचयन विभव, उसे क्या बोल देंगे भाई, अपचयन विभव। क्या लिखेंगे भाई,
जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो अपचयन के कारण उत्पन्न विभव, उत्पन्न विभव क्या कहलाएगा भाई? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। बात समझ में आ गया? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो अपचयन के कारण उत्पन्न विभव अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यहाँ पे कामा लगा लेना, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें। जैसे देखो, यम कोई धातु है, यह M प्लस बनाया है, M कोई धातु है, M प्लस बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और बदल जाएगा मेटल में। तो यहाँ पर इस आवेश के ट्रांसफर से एक विभव उत्पन्न होगा, वह विभव क्या कहलाएगा? अपचयन विभव या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है भाई, आगे चले। अगला है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। आते हैं, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ठीक ना? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डायग्राम बनाना था। ठीक है भाई, आते हैं उस पर। तो क्या बोलेंगे? जब किसी धातु की छड़ को, क्या बोलेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को, किसके कारण? ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोल देंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है मेरे भाई, तो क्या बोलेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन, उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को, उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें
तो m कोई धातु है, या n इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो यह बना लिया क्या, n इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो इस प्रोसेस में जो विभव उत्पन्न होगा, इस प्रोसेस में जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग, उसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। पढ़तव्यम कौमर्तव्यम न पढ़तव्यम तौमर्तव्यम किम पढ़तव्यम ना। तो कुछ लड़के ऐसे हैं हमारे लाइव क्लास में, पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे, तो सोचते हैं क्यों पढ़े। दोनों परिभाषा एक ही है मेरे भाई, बस अंतर है ऑक्सीकरण का। यहाँ पे ऑक्सीकरण का अंतर है और यहाँ पे अपचयन का अंतर है। ठीक है मेरे भैया, चलो आगे चलें, ठीक है ना, चलो। ठीक, आगे चले। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। समझो, हम कहते हैं क्या, देखो स्टैंडर्ड ही लिखा है ना, स्टैंडर्ड लिखा है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड लिख दिया गया, मानक लिख दिया गया है, ठीक है, मानक लिख दिया गया। तो समझो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड लिख दिया गया ना, तो समझो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर बच्चा इसको हम लोग किस में बदल दे, केल्विन में बदल देते हैं, तो 298 केल्विन आता है ना, 298 केल्विन, 298 केल्विन है ना। तो समझो कहते हैं क्या, ये नालायकवा कह रहा है ना, कस कर बोलिए, मेरे नेबरिंग में डीजे बज रहा है, प्लीज कस के बोलिए। अरे वाह मेरे लाल, कस के बोलिए। चलो भैया आते हैं, समझो मानक, अभी तो इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे, अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है। अभी तक तो हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो हम कहते हैं 25, एक अधावा देख इधर, 6:30 पे, 6:30 पे सुबह मॉर्निंग में, 6:30 में मॉर्निंग में लाइव आते हैं मेरे भाई, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर देखो, समझो 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे एक मोलरता के विलयन में, एक मोलरता के विलयन में उत्पन्न विभव को, समझो कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, बोर्ड पर ध्यान दो। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने पर,
25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलरता के विलयन, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलरता के विलयन, कितने मोलरता के? 1 मोलरता के विलयन में उत्पन्न विभव को, में उत्पन्न विभव को, में उत्पन्न विभव को क्या बोलेंगे हम लोग? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, बात समझ में आ गया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्या भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलरता के विलयन में उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं ना है किसी को? चलो तो क्या बोलेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सर हमारा भी कमेंटवा, अरे तोहरा कमेंटवा हम तुम्हें का बताएं, आएंगे फोनवा में घुस के लतियाएंगे गधवा, इधर बोर्डवा पढ़ाई रहे तेरा का नहीं दिख रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलरता सांद्रता वाले, 1 मोलरता सांद्रता वाले, 1 मोलरता सांद्रता वाले लवण के विलयन में सर इंपॉर्टेंट प्रश्न कराइए। अच्छा क्या लिख रहे हैं? लवण के विलयन में धातु की छड़ को डुबोया जाता है, विलयन में धातु की छड़ को डुबोया जाता है, ठीक है बता देंगे, डुबोया जाता है तो उत्पन्न विभव, डुबोया जाता है तो उत्पन्न विभव, या फिर इसी को बोलते हो विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सर आपकी लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सर, इन्हें भी कहना है। अच्छा एक बार फिर से सर, आपको मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? कब से कर रहे, थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए। अच्छा अच्छा, कह रहा बहुत मजा आता है सर, आप भोजपुरिया पढ़ा दो सर। सर जी मेरे कमेंट पे ध्यान मत दीजिए ना, हमें जानते नहीं हैं। अच्छा अच्छा चलो आगे चलते हैं, हमें किसी को बहुत डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे भाई। अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो इलेक्ट्रोड विभव था वही, जैसा हम इलेक्ट्रोड विभव पढ़े ठीक था। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में, फिर से समझो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड और विलयन की सतह के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ तक तो पढ़े थे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भाई यही काम करिए, लेकिन जो लवण का विलयन डाले हैं, जो लवण का विलयन सर जी हम डाले हैं ना, उसको 1 मोलरता का विलयन कर दीजिए, और वो जो टेम्परेचर है उसको कितना कर दीजिए? 25 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। तो
तो ई वाला जो विभव उत्पन्न होगा वह क्या कहला जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, तो सब कुछ कहानी वही है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर एक छड़ डालना है और इसका टेम्परेचर कितना रख देना है, 25 डिग्री सेल्सियस रख देना है। ठीक है, और इसमें कोई लवण का विलयन डालना है, लवण का विलयन डालना है, और ये क्या धातु क्षण है। और मेरे भाई इसकी जो सांद्रता है वो रखनी आपको 1 मोलरता का। ठीक है, चलो फटाक से आगे चलो, डायग्राम बनाओ, आगे चलो। थैंक यू सर, मेरा मत पढ़िए सर, कमेंट मत पढ़िए सर, ओके नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का मतलब है बच्चा कि वो एक फिक्स टेम्परेचर आपको लेना है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस, देखो जनरली ना हम जिसको हम कहते हैं रूम टेम्परेचर, जिसको हम क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के चलते हैं। ठीक है ना, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के चलते हैं, और रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चल रहे हैं। ठीक है, सर जी मैं इलेक्ट्रोड विभव पे अटक गई। अरे अटक गए तो आगे आओ, वीडियो आगे, वीडियो आगे स्किप करो, आओ आगे, फिर बाद में पढ़ लेना भाई। चलो भाई आगे चल रहे थोड़ा, आ जाओ। आगे हम लोग पढ़ेंगे मानक अपचयन विभव। ठीक है ना, देखो समझो, आप पहले पूरी बात समझो। पहले हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा, तो उसमें क्या पढ़ा, अपचयन विभव पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण विभव पढ़ा। तो इसी तरह हमने क्या पढ़ा, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा। तब क्या पढ़ेंगे, मानक अपचयन विभव पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो समझो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यह कितने टाइप का है भाई, 2 टाइप का है। यह भी कितने टाइप से हम लोग पढ़ लेंगे, 2 टाइप से। यह कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का। इसमें भी क्या होगा, मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा होगा मानक ऑक्सीकरण विभव, जिसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़े, बोल मेरे भाई, दोनों को बारी बारी से पढ़े। दोनों को बारी बारी से पढ़ा जाए।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पहले पर आते हैं, पहले पॉइंट पर आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। या फिर इसी को देखो ना, ठीक है ना, इसी को ना हम लोग अगर थोड़ा सा और बड़ा हेडिंग लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, क्या लिख सकते हैं, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, बार बार इलेक्ट्रोड तो घुसा ही रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं ना। ठीक है, चलो तो क्या बोल देंगे, मानक अपचयन विभव। क्या बोल देंगे भाई, मानक अपचयन विभव। इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पढ़ रखा है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एकदम सिंपल है, कैसे डिफाइन करेंगे, कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्या बोलेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वन सांद्रता मतलब वन मोलरता के विलयन में उपस्थित, ठीक है ना, वन मोलरता के विलयन में किसके कारण, वन मोलरता के विलयन में अपचयन के कारण, किसके कारण, देखो क्या लिखा है, अपचयन ना, तो क्या बोलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वन मोलरता सांद्रता वाले विलयन में उत्पन्न अपचयन के कारण विभवांतर को क्या बोल देंगे, उत्पन्न अपचयन के कारण विभवांतर, किसके कारण, अपचयन के कारण, ठीक है, अपचयन के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे क्या बोल देंगे, मानक अपचयन विभव। तो देखो अपचयन के कारण जो विभव उत्पन्न होता है अपचयन विभव, लेकिन अगर इसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और सांद्रता 1 मोलरता कर देंगे तो उसके आगे मानक लगा देंगे, स्टैंडर्ड लगा देंगे, क्योंकि भाई टेम्परेचर और सांद्रता ही तो क्या करना है, स्टैंडर्ड करना है, तो आगे क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। तो पहले अपचयन विभव क्या होता है, तो हमने बताया अपचयन विभव कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो अपचयन के कारण उत्पन्न विभव को, किसके कारण, अपचयन के कारण उत्पन्न विभव को अपचयन विभव कहते हैं। अब इसी विलयन का अगर हम सांद्रता 1 मोलरता कर दे, 1 मोलर सांद्रता कर दे और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, और टेम्परेचर कितना बोल दे, 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो यही क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। दीपांशु यादव कह रहा है सर जी भोजपुरिया में हमको लतिया दीजिए, इसको बताया ना कसम से ना, अगर पास मिलता तो लतिया का चपलिया भी देते, नालायक कहीं का। चलो भैया, तो क्या लिखेंगे भाई, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या लिख दें, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलरता सांद्रता, 1 मोलरता सांद्रता, 1 मोलरता सांद्रता वाले विलयन में, वाले विलयन में क्या कर रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलरता सांद्रता वाले विलयन में धातु की छड़ में, धातु की छड़, धातु की छड़ उसी के लवण के विलयन में डुबाने पर, डुबाने पर अपचयन के कारण, अपचयन के कारण उत्पन्न
विभवांतर को क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव कहते हैं। मानक अपचयन विभव का, बोलो मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो अपचयन के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे अपचयन विभव कहते हैं। लेकिन मानक लगा दिया गया, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस आपको लगा देना है और 1 मोलरता सांद्रता बता देना है। देखो मरियम नाम की एक लड़की है, कह रही है सर मेरा कमेंट आ रहा है टेल मी। ठीक है, चलो चलो, तो देखो समझ में आया क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कहा जा रहा है देखो कि अपचयन के कारण, कितनी बार बताएंगे रे, कि अपचयन के कारण उत्पन्न विभवांतर को मानक अपचयन विभव कहते हैं। किसके कारण, अपचयन के कारण। अब खाली करना क्या है आपको, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलरता सांद्रता तो चिपकाना है। यही दो चीजें आपको चिपकानी है, बाकी तो सब वही चला चला आ रहा है ना, रिपीट एंड रिपीट रिपीट हो रहा है। खाली आपको क्या लगा देना है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 मोलरता सांद्रता। क्लियर है मेरे भाई, चल आगे चलते हैं। तो क्या लिख देंगे अब, ऑक्सीकरण अपचयन विभव, सॉरी मानक ऑक्सीकरण विभव। मानक ऑक्सीकरण विभव क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। तो देखो फिर से वही है कि ऑक्सीकरण, क्या, ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभवांतर को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। किसके कारण, ऑक्सीकरण विभव के कारण, ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आगे मानक लग गया। आगे क्या लग गया है मेरे भाई, यहाँ पे आगे क्या लग गया है, मानक लग गया है। तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में धातु की क्षण को, धातु की क्षण को डुबाने पर, ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न, ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभवांतर को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। टेल मी सर। ठीक है मेरे भाई, चलो अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में धातु की क्षण को डुबाने पर ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभवांतर को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है।
चले आगे। देखो अच्छा, मानक का मतलब क्या होता है? मानक का मतलब हो गया कि आप एक टेम्परेचर फिक्स कर दो और एक सांद्रता फिक्स कर दो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 25 ही लो। आप मान लो, आप कह दिए, आपका विचार है, आपने 27 डिग्री सेल्सियस ले लिया, ठीक है ना। आपने मान लो कितना ले लिया, 27 डिग्री, और 1 मोलरता के स्थान पे आप 2 मोलरता लेके इसको कांस्टेंट कर दो कि जितनी बार हम रिएक्शन कराएंगे यही रहेगा, ठीक है ना। कि 27 डिग्री सेल्सियस आप मान लो, टेम्परेचर आपने कितना मान लिया, 27 डिग्री सेल्सियस, क्या 27 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और सांता को 2 मोलर ले लिया, इसको कांस्टेंट कर दो तो यह भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। यह भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक। चल आगे आ जाओ। थोड़ा सा हम लोग सर नोट पॉइंट लिख ले, थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख ले सर, है ना। नोट पॉइंट में हमें क्या लिखना है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर क्या हो जाएगा, मानक अपचयन विभव के। मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर होता है मानक अपचयन, मानक अपचयन या विभव के, अब इसके बराबर होता है माइनस मानक ऑक्सीकरण विभव। ओ सॉरी, ठीक है, समझो। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर ही कौन हो जाएगा, मानक अपचयन विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर कौन होगा, मानक अपचयन विभव। लेकिन ऑक्सीकरण लाना है, क्या लाना है, ऑक्सीकरण लाना है, तो सर बराबर, परिमाण बराबर ही रहेगा, खाली माइनस साइन लगा दो। क्या लगा दो, केवल और केवल यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, तब ठीक ठाक, ठीक है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर होगा मानक अपचयन विभव के, बट ऑक्सीकरण वाले में आगे माइनस लगा दो, ठीक है मेरे लाल। देखो ई नलैकवा कह रहा है ना कि मेरे मोबाइल का डाटा खत्म हो जाता है, 1 घंटे ही पढ़ाया करो, और भी क्लास लेनी है मुझे। तुम 1 घंटे के बाद अपनी क्लास बंद करके दिया करो। ठीक है भाई, चलो चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने मान लिया कि इसको देखो, इसको क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड लिख दे, इसको इलेक्ट्रोड लिख दे, इसको पोटेंशियल लिख दे। क्या लिख दे, ऐसे लिख दे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे लिखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या लिखें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दे। इसको क्या लिख दे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दे, ठीक है। चलो आगे देखो, तो हमने मान लिया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर 10 वोल्ट। कितना मान लिया, 10 वोल्ट। क्या मान लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर 10 वोल्ट मान लिया। फिर हमने तब इसी के बराबर क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बराबर भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन
यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट। कितना हो जाएगा, -10 वोल्ट हो जाएगा। सही है यार। चले आगे। चल आगे चलते हैं, नोट में लिखिए। आगे चलते हैं, कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पे निर्भर करता है। पहला, निम्न कारकों पे निर्भर करता है, ठीक है। पहला हो जाएगा विलयन की सांद्रता पर। विलयन की सांद्रता पर। दूसरा हो जाएगा, देखो विलयन की सांद्रता, भाई विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे, समझो, अगर हम विलयन की सांद्रता बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी मतलब आयन बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ेगा मतलब क्या, आयन बढ़ेगा। जब आयन तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, विभव भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, विभव भी बढ़ेगा। और दूसरा हो जाएगा धातु की प्रकृति पर। धातु की प्रकृति पर, देखो अगर जो हमारे पास धातु है, अगर वो अच्छा चालक है, मतलब उसकी चालकता ज्यादा, अगर धातु की चालकता ज्यादा होगी, तो अगर धातु की चालकता ज्यादा होगी तो वहां पे आवेश ट्रांसफर अधिक होगा, तो वहां पे विभवांतर भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ठीक, चलो तीसरी पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, समझो हमने आपको विद्युत अपघट्य कितने तरीके का बताया है, दो तरीके का। विद्युत अपघट्य मैंने कितने तरीके का बताया भाई, दो तरीके का बताया है। एक तो पढ़ाया आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक तो पढ़ाया मैंने दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएगा। जब पूर्ण रूप से आयनों में टूटेगा, ठीक है, जब पूर्ण रूप से आयनों में टूटेगा तो वहां पे आवेश ज्यादा होंगे, तो वहां पे विभवांतर बढ़ता है। अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा तो आंशिक रूप से टूटेगा तो आवेश की संख्या हो जाएगी कम, तो विभवांतर भी होगा क्या, कम, ठीक। चौथी पॉइंट देख लो। चौथा होता है ताप तथा दाब पर। ताप तथा दाब पर, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उनको एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। ताप मिलने से क्या, ताप क्या है, एक प्रकार टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। जब टेम्परेचर से एनर्जी मिलेगा तो अणुओं की गतिशीलता बढ़ जाएगी। जब अणुओं की गतिशीलता बढ़ेगी तो वहां पे ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, विभव का मान बढ़ के मिलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
हाँ, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा भैया, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसीलिए तो हमने स्टैंडर्ड तापमान के चला था 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं, वैसे भी कहा जाए तो सब इंपॉर्टेंट, बकवास की चीजें नहीं पढ़ा रहे, जो ज्यादा पूछा जाने वाला है वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो जितने भी, मैं बहुत ही शॉर्ट में को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट में पढ़ाया जाए, काफी डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती हैं। मैं आपके बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ, और एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा है वही चीजें हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर की चीजें ना पढ़नी पड़े, टू द पॉइंट, टू द सिलेबस, और जो एग्जाम से ओरिएंटेड है वही चीजें पढ़ाई जा रही, और उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, चलो चलो भैया, अब आगे बात करते हैं, जो बहुत बार पूछा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अतः स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में करते हैं कि हाँ, एक प्लेटिनम की रॉड लगाई जाती है। क्या किया जाता है भाई? प्लेटिनम का रॉड लगाया जाता है। ठीक है, बात को समझो, जैसे हम इसको बनाते कैसे हैं, समझो। यह हमारे पास एक वेसल हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? एक वेसल बोलते हैं। इसमें हम एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि ब्लैक प्लेटिनम की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? ब्लैक प्लेटिनम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ब्लैक प्लेटिनम। किसकी बनी होती है? ये ब्लैक प्लेटिनम की बनी होती है, और इसमें 0.1 मोलर HCl भरा जाता है। इसमें जो विलयन भरा जाता है वो कितना? 0.1 मोलर HCl भरा जाता है। 0. ठीक है, 0.1 मोलर HCl भरा जाता है। ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर एक हम ट्यूब लगाते हैं इस तरीके से, और इसमें यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस को, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन H2 गैस को पास कराते हैं, H2 गैस को पास कराते हैं। ठीक है ना, तो यह क्या है? ठीक है ना, तो क्या है? इसी हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ से इसके हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव वो निकाला जाता है, वह 0.00, यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव निकाला जाता है, तो कितना आता है? 0.00 निकल कर आता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कल हम कोशिश करेंगे एक चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है ना, आज तो नहीं खत्म हो पाया, एक से अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बैटरी पढ़नी है, सेल पढ़नी है। ठीक है ना, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है ना, तो इस सब टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो। ठीक है ना, चलो, तो आप लोग भी पढ़ के आना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव सब पढ़ लेना, और पढ़ लेना इंपॉर्टेंट में यहाँ पे पढ़ लेना अलग से। आप लोग भी रिवाइज करके आना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या होता है। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड आप लोग भी पढ़ के आना। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ।
ठीक है भाई। जैसे देखो क्वेश्चंस है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जिससे इसको आप डीपीपी कहते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, आज का न्यूमेरिकल नहीं, आज का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत अपघटनी, वैद्युत अपघटनी विलयन की विशिष्ट चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता तथा विलयन की विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता की परिभाषा एवं संबंध बताइए। तथा मोलर चालकता की परिभाषा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हम सब कराए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम क्या है, समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चालकत्व को परिभाषित कीजिए। चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम को समझाइए। दिस इज द 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये पांचों के पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जा चुके हैं।
बार बार यह बोर्ड के एग्जामों में रिपीट किए जाते हैं और इन्हीं पे सवाल भी आते हैं, ठीक है ना, इसी पे सारे सवाल आते हैं। ठीक है, चलो भैया, सर 4 नहीं आएगा, सर 4 नहीं आएगा। अच्छा, हाँ नोट कर लीजिए, हम साइड हट जाते हैं भाई, नोट कर लीजिए। हाँ सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, यही सब क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। सर फैराडे का कौन सा नियम है? फैराडे का नियम 2 ठो नियम बताए हैं, ठीक है ना, आप एक बार वीडियो को पीछे करके कल वाले वीडियो में देख लेना। परसों का क्वेश्चन, परसों क्वेश्चन कौन था यार, भूल गए, या फिर पीडीएफ में देखना होगा फिर से। हम इन्हें चेक नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे सर मेरा हो गया, और हम आपसे पूछेंगे, उसको टाइप करके लिख के भेज देना, ठीक है। मौसम खराब होने के कारण आज मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनको भोजपुरिया सीखना है। अच्छा सर, प्रॉब्लम 4 में है सर, प्रॉब्लम 4 में है, क्या है? चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। 4 में क्या प्रॉब्लम है भाई? हाँ सर, डीपीपी दिए हैं, उसको बता दीजिए। फाइव नंबर में फैराडे का नियम, फैराडे का नियम, फैराडे का कौन सा नियम है? इसमें दोनों लिखना है, जब कुछ न दिया जाए तो भैया दोनों लिखना है। फैराडे के 2 नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम है, ठीक है ना। ठीक है भाई, दीवानी, हाँ चलो भैया, ठीक है भाई। तो देखो ये सब फैराडे के 2 नियम है, ठीक है ना, फैराडे के कौन कौन है? 2 नियम है, प्रथम नियम है और द्वितीय नियम है, ठीक है। फैराडे के 2 नियम है, ठीक है। यह हो सकता है कल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट संडे को इसका हम क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन भी कराने हैं, सारे न्यूमेरिकल से भी कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो आज के लिए टाटा बाय बाय सबको, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना, और हाँ पीछे का एक बार आप पीछे देख लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिवाइज करके आना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिवाइज करके आना, सबको कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो सबको कह रहे हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिवाइज करके आना, उसके पीछे आज मैंने जितनी भी टॉपिक पढ़ाई हैं सबको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। आप लोग नहीं करते हो, अपने आप को धोखा देते हो, मुझे मेरा क्या है, मैं तो रोज ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ा देंगे भाई, सॉलिड स्टेट भी पढ़ा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो बात को समझिए, आप क्वेश्चन नहीं करते हो, मैं तो ऑनलाइन हूँ, ठीक है ना, मैं ऑनलाइन हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं देख सकता, फिर भी अगर आप नहीं करते हो, इससे समझो कि आप अपने आप को धोखा देते हो। मुझे क्या धोखा दोगे यार, मैं तो यहाँ पर हूँ, आप अपने आप को धोखा दोगे कि सर ने क्वेश्चन किया और मैंने नहीं किया, बात समझ रहा है, ठीक है ना। आप यही कहेंगे कि सर ने क्वेश्चन दिया हमने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अपने आप को धोखा दोगे, यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, यही क्वेश्चन क्या होंगे, एग्जाम में आ जाएंगे। जब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तब आपको याद आएगा कि सर ने कहा था यह क्वेश्चन कर लीजिए और हमने यह क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि सर ने क्वेश्चन दिया था और हमने क्वेश्चन को नहीं किया, तो अपने आप को धोखा दोगे,
हमें नहीं दोगे, ना अपने घर वालों को धोखा दोगे, किसी को धोखा नहीं दोगे। आप लोग अगर धोखा दोगे तो अपने आप को दोगे, और इसके दोषी भी आप ही रहेंगे। एक समय आएगा कि आप बेरोजगार बैठे रहेंगे तो सरकार को कोसेंगे, सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, हम लोग बेरोजगार है गए। अरे नालायकों, अपने आप को देखो कि हमने अपने आप से धोखा दिया था कि हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हाँ हाँ करते रह जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूं दूसरे को धोखा दे दो, दूसरे को धोखा दो, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो। अपने प्रति ईमानदार बनो, दूसरे को धोखा देते रहो। बात समझ में आ रही है ना। तो अपने प्रति ईमानदारी बरतो, दूसरे के साथ कुछ भी कर दो लेकिन अपने प्रति ईमानदारी रखो। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप अपने प्रति ईमानदार बनोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप टारगेट बना लोगे, सर हमें 90 लाना है, तो 90 ला दोगे, लेकिन आप अपने प्रति ही धोखा देते। चलो सुबह पढ़ लेंगे, शाम को पढ़ लेंगे, दोपहर में पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, इसी में नहीं पढ़ पाते। और दूसरी चीज, जब बात रिवाइज करने की आती है, सुबह का पढ़ा हुआ ठीक है, शाम को पढ़ लेंगे, शाम को रिवाइज नहीं कर पाए, कल रिवाइज कर लेंगे, कल भी नहीं कर पाए, ऐसे रोज करते करते जब महीना भर बीत जाता है ना, तो एक कॉपी भर जाती है पूरी, मतलब 30 रुपए की इतनी मोटी कॉपी भर जाती है, फिर आपके लिए वह पहाड़ बन जाता है। बात समझे कि जैसे अगर आपको पहले एक सीढ़ी चढ़ना, एक सीढ़ी बना तो एक सीढ़ी चढ़ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कल भी नहीं चढ़ोगे, फिर एक महीने सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो क्या होगा, 1000 सीढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, 1000 सीढ़ी बन के तैयार हो जाएगी, तब आपके लिए कठिनाई बढ़ जाती है कि इतनी सीढ़ियों को कैसे चढ़ा जाए। तो आप रोज का रोज, ठीक है ना, तो रोज का रोज मतलब रोज का रोज जितना पढ़ाया जाए उसे रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन दिया जाए उसे करो यार। आप ही लोग के लिए तो पढ़ाया जाता है, बात समझ में, आप ही लोग के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो रोज का रोज पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, चलो ठीक है, सबको टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में 6:30 बजे। ठीक है ना, मिलते हैं भाई कल की क्लास में। देखो आपको मैं एक बार टाइम टेबल बता दूं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ठीक है ना। मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं सुबह मॉर्निंग 6:30 AM पर। ठीक है, नेम मेरा है क्या, शुभम पटेल। अब बाद में कोई नहीं पूछेगा हमसे, कमेंट करते रहते हो, अच्छा नहीं लगता है सब। पढ़ने के लिए आते हो, कमेंटबाजी करने के लिए आते हो। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है भाई, चलो ओके बाय बाय, क्लास को ओवर करते हैं।